आज हम जैब्लोवस्की डायग्राम का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। जैब्लोवस्की डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू राइट, आज उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम जैब्लोवस्की डायग्राम का बेसिक हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि जैब्लोवस्की डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे बनाना है, उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ऑल द बीएससी सेकेंड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आज हम जैब्लोवस्की डायग्राम का पार्ट सेकंड लेके आ रहे हैं। एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए भी फोटोकेमिस्ट्री यानी प्रकाश रसायनिक का जैब्लोवस्की डायग्राम, जैब्लोवस्की आरेख का भाग सेकंड आज लेक्चर नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके 5 मार्क्स का हर एग्जाम में आता होता है। तो इस क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं आपको डीपली करवा रहा हूं। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में जैब्लोवस्की डायग्राम के प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका बेसिक करवाया था। आज आपको जैब्लोवस्की डायग्राम कैसे, हाउ टू ड्रॉ, कैसे बनाना है, पूरी बात आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ऊपर देखो आई बटन आ रहा होगा आपके, ये आई बटन में ये जैब्लोवस्की डायग्राम का प्रीवियस लेक्चर पड़ा है, वो लगा लो जिन बच्चों ने नहीं लगाया, नहीं तो आपको ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ऊपर आई बटन आ रहा है, इसको आप लगा लो लेक्चर को, ओके। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी जैब्लोवस्की डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं, अपने कुछ फोटोकेमिस्ट्री में बात जानते हैं। आपको वी नो दैट, हम जानते हैं कि देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, कोई भी दुनिया में कोई भी प्रोसीजर होते हैं, कोई भी मेथड होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। फोटोकेमिस्ट्री में 2 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, जो कि हम पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। विच वन इज फोटोफिजिकल प्रोसेस, प्रकाश भौतिक प्रक्रिया, एंड सेकंड वन फोटोकेमिकल प्रोसेस यानी प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया। विच इज फोटोफिजिकल प्रोसेस, प्रकाश भौतिक प्रक्रिया क्या होती है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। फोटोफिजिकल प्रोसेस क्या होती है बच्चों, फटाफट चैट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर क्या होती है, व्हाट इज फोटोफिजिकल प्रोसेस, प्रकाश भौतिक प्रक्रिया क्या होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, कोई भी रिएक्टेंट जब 1 फोटोन की एनर्जी को गेन करता है, 1 फोटोन की एनर्जी को गेन करके 1 लाइट की एनर्जी को गेन करके, और ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। और आफ्टर एक्साइटेशन, अगर ये एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद, ये रिएक्टेंट उत्तेजित अवस्था में आने के बाद अगर ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ना करे और रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो जाए, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाए, है ना। अगर ये रिएक्टेंट में की पुनः अपनी रिटर्न हो जाए अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर, और वो HNU को 1 फोटोन एनर्जी को रीएमिट कर दे, पुनः उत्सर्जित कर दे, तो ऐसे फिनोमिना में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं आता। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं प्रकाश भौतिक प्रक्रिया, फोटोफिजिकल प्रोसेस। मतलब इसमें हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि ये रिएक्टेंट आएगा, एनर्जी को गेन करेगा। कौन सी एनर्जी को, लाइट रेडिएशंस को, यानी प्रकाशीय विकिरणों को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये रिएक्टेंट जो होगा एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और एक्साइटेड स्टेट में आते ही फटाफट क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रीएमिट करके ये रिएक्टेंट की उसी फॉर्म में वापस रिटर्न लौटाएगा। हाँ, तो इसको बोलते हैं फोटोफिजिकल प्रोसेस। एक आता है फोटोकेमिकल प्रोसेस। फोटोकेमिकल में क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट है वो 1 फोटोन की एनर्जी को गेन करेगा और एक्साइटेड स्टेट में आएगा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि वो तैयार है, वो प्रिपेयर है प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर उसको थोड़ी सी एनर्जी और मिली तो वो फटाफट क्या होगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट के अंदर चेंज होते ही इसके सारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएंगे, और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, और केमिकल चेंज आ जाएगा, पूरा का पूरा रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा। और ऐसे फिनोमिना को फोटोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर आप ये बात क्यों बता रहे हो, इसका मेन कारण क्या है बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका जैब्लोवस्की डायग्राम से क्या रिलेशन है, जैब्लोवस्की डायग्राम से क्या संबंध है, इसका अभी बताने वाला हूं। आपको ये बात पता है कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो होती है, सारी की सारी केमिस्ट्री, मैं एक बात कहता हूं कि हमेशा ये बात बोलता हूं कि आप ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, सारी की सारी केमिस्ट्री को आप इलेक्ट्रॉन के लेन देन के हिसाब से समझा सकते हैं। ये बिना जो बड़ी इलेक्ट्रॉन है, आप सारी बातें, मैं ये वादा करता हूं, ये चैलेंज करता हूं कि पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, कि इलेक्ट्रॉन कौन रिमूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है। तो सारी प्रॉपर्टी
इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द घूमती है। ऑल प्रॉपर्टी, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन जाता है शेयरिंग में, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है शेयरिंग में, शेयरिंग बनता है सह संयोजक बंध, यानी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करता है, कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है अपने अंदर से, वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है और क्या बना रहा है, ए पॉजिटिव बना रहा है, और एक बी एक एटम है जो वन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और बी नेगेटिव बना रहा है। मतलब पूरा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए ने पूर्णतः इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, बी ने पूर्णतः इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। मतलब ए ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, बी ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। आफ्टर गेनिंग, आफ्टर रिमूवल क्या बना, आयंस बने, और आयंस में क्या बनते हैं, कौन से बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। हालांकि मैंने पूरा ब्रीफली बता रहा हूं आपको, तो सारा कहानी जो है ना, पूरी केमिस्ट्री जो है इलेक्ट्रॉन के लेन देन पे घूमती है ना। अब आपको बताता हूं कि दो तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉन की, जो है ना, इलेक्ट्रॉन पहले क्या करता है, या तो अपने आप को गेन करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, या इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। जो टू मेथड्स टू टेक प्लेस द केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए टू मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है कोलिजन मेथड, जिसको बोलते हैं टक्कर विधि। कोई भी ए रिएक्टेंट है, कोई भी बी रिएक्टेंट है, कोई भी ए अभिकारक है, कोई भी बी अभिकारक है, ये आपस में पास पास आएंगे, इनमें कोलिजन होगा और थोड़ी सी मैं यहां से क्या दूंगा, हीट दूंगा। हीट क्यों दूंगा, थर्मल एनर्जी दूंगा, मतलब उष्मा दूंगा, इसको उष्मा दूंगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स, ये जो अणु है, ये जो परमाणु है, ये जो एटम्स है, धीरे धीरे पास पास आना शुरू हो जाएंगे और इनमें टक्करें होंगी। टक्कर की एनर्जी कहां से मिली, यहां से जो आपने हीट दी है इसको, और इनमें कोलिजन होगा और रैंडमली कोलिजन होगा बच्चों, पूरा कंप्लीटली कोलिजन होगा। और जब कोलिजन होगा तो इसमें क्या बन जाएगा, ये पी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा, ये ए प्लस बी जब इससे हीट गेन करेंगे, दोनों के दोनों एक्साइटेड स्टेट में आएंगे और दोनों के दोनों आपस में कोलाइड होकर के, कोलिजन करके, टक्कर कर करके पी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे। इस तरीके से बाय कोलिजन मेथड क्या होता है, एक क्या होता है बच्चों, एक क्या बनता है, एक फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, पी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। मान लो कोई भी आर रिएक्टेंट है, उसके पास इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी के बाद जैसे उसको हीट दी तो उसने इतनी एनर्जी को गेन किया, इतनी एनर्जी को गेन करके इस पाथ को ट्रेवल करने के बाद, इस बैरियर को क्रॉस करने के बाद वो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और प्रोडक्ट की एनर्जी जो होती है वो डाउन होती है, आपको पता है, तभी तो वो प्रोडक्ट बनता है, तभी तो वो स्टेबल होता है, तभी तो वो स्थायी होता है। इस तरीके से आर रिएक्टेंट से पी प्रोडक्ट बनता है, इस तरीके से अभिकारक से पी उत्पाद बनता है। यानी इस बैरियर को ट्रेवल करना होता है। ये बैरियर क्या होता है, एक रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी सक्रियण ऊर्जा, द रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिएक्टेंट चेंज टू प्रोडक्ट, है ना। किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है, आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा जो होती है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये कहने का मतलब ये है, कोई भी रिएक्टेंट है वो थर्मल एनर्जी को गेन करेगा, और थर्मल एनर्जी को गेन करते ही एक्साइटेड स्टेट में आएगा, इनमें कोलिजन्स होंगी, और कोलिजन्स होते ही P4 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो तरीका ये है कोई भी प्रोडक्ट बनाने का, एक तरीका ये है। लेकिन इसमें चक्कर पता क्या होता है, एज्यूम दैट, माना कि एक हाइड्रोजन है, एक Br2, एक Cl2 है। मैं चाहता हूं कि ये Br2, ये तीन के तीन मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, कोई भी एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन भी पड़ा है, Br2 ब्रोमीन भी पड़ी है, और Cl2 क्लोरीन भी पड़ी है। मैं चाहता हूं, सिलेक्शन करना चाहता हूं, मैं सिलेक्टिविटी चाहता हूं, मैं चयन चाहता हूं कि ओनली फॉर हाइड्रोजन और ब्रोमीन ही रिएक्शन करे, ये Cl2 रिएक्शन ना करे। तो ऐसा क्या करूं, मुझे चाहता हूं कि मैं 2HBr की फॉर्मेशन हो जाए, लेकिन ये तीनों साथ बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ H2 और Br2 रिएक्शन करे, Cl2 ना करे। इसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी, इसको बोलते हैं चयनात्मकता। यानी आपको सिलेक्टिविटी डिसाइड करनी है। क्या सिलेक्टिविटी थर्मल एनर्जी से आप दे सकते हो क्या, जो मैंने आपको पहला मेथड बताया है कि पहले मेथड में क्या देते हैं आप इसको हीट देते हो। मैंने इसको हीट देनी शुरू की, उष्मा देनी शुरू की, लेकिन उष्मा देने से इसमें आप सिलेक्टिवली, आप चयनात्मक रूप से हाइड्रोजन, ब्रोमीन, Cl2 की रिएक्शन नहीं करवा सकते। मतलब आप नहीं करा सकते कि अगर आपने इसको हीट दी तो ये तीनों के तीनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट लेंगे, और तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टक्कर करेंगे, और तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रिएक्टेंट एक्साइटेड स्टेट में जाकर के P4 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। यहां पर सिलेक्टिविटी फेल हो जाती है। कौन से मेथड में, थर्मल मेथड में। ऊष्मीय विधि के अंदर चयनात्मकता आप निर्धारित नहीं कर सकते, सिलेक्टिविटी नहीं डिसाइड कर सकते। इसीलिए
फोटोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट आया। फोटोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर, मान लो एक हाइड्रोजन है, एक Br2 है और एक Cl2 है, ये पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ये भी पर्टिकुलर कोई डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये भी कोई पर्टिकुलर अलग अलग वेवलेंथ वाली, तरंग दैर्ध्य वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर इसको इतनी लाइट दें तो ये हाइड्रोजन जो है एक्साइटेड स्टेट में आएगा। अगर Br2 को मैं इतनी लाइट दूं, मतलब इतनी क्वांटिटी वाली लाइट दूं, इतनी वेवलेंथ वाली लाइट दूं, इतना रेडिएशन दूं, तब जाकर के Br2 जो है वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा। इट मींस मैं पर्टिकुलर डिफरेंट लाइट रेडिएशन देने पर मैं दोनों को, H2 और Br2 को डिफरेंट पर मैं क्या कर सकता हूं, इसको लाइट रेडिएशन देने पर पर्टिकुलर चीज को सिलेक्टिविटी एक्टिवेट करवा सकता हूं। फोटोकेमिस्ट्री में ये रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि फोटोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली करते क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना चाहिए। जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। जब तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा तब तक उस केस में मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब इसको एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, ब्रोमीन को एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी दे देते हैं, जो कि Cl2 से मैच नहीं करती। तो Cl2 वहीं का वहीं रह जाएगा, क्योंकि Cl2 एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने Cl2 जैसी एनर्जी दी नहीं किसी को, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये जो है ना, ये जो दोनों के दोनों हाइड्रोजन Cl2 है, एक पर्टिकुलर एनर्जी गेन करके, पर्टिकुलर एनर्जी मतलब यानी पर्टिकुलर रेडिएशन एनर्जी को गेन करके, यानी प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करके, ये पर्टिकुलर क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और P4 प्रोडक्ट बनाते हैं। इससे क्या होती है, सिलेक्टिविटी आ जाती है। सिलेक्टिविटी समझ आई बच्चों बात, सिलेक्टिविटी, और सिलेक्टिविटी से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बड़ी अच्छी होती है और फायदा मिलता है हमें। तो फोटोकेमिस्ट्री का हमें ये फायदा मिलता है, समझ आई बात। तो अगर मैं बात करूं कि फोटोकेमिस्ट्री विंस द ओवर थर्मल रिएक्शन बिकॉज फोटोकेमिस्ट्री एनहांस द सिलेक्टिविटी, फोटोकेमिस्ट्री एनहांस करती है सिलेक्टिविटी को। तो आप जिस पर्टिकुलर स्पीशीज को चाहो उसी को एक्टिवेट करवा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन, आपको यह पता होना चाहिए कि उसको एक्टिवेट करवाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बच्चों ये बात समझ में आई। अब मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है वो पेयर फॉर्म में है। कैसी फॉर्म में है, वो पेयर फॉर्म में है। पेयर का मतलब होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो जोड़े के रूप में पड़ा है, या जोड़ा मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो पड़ा है ये वाला क्लॉकवाइज, एक पड़ा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। दोनों के दोनों अपने विपरीत दिशा में पड़े हैं और पेयर फॉर्म में पड़े हैं, है ना, पेयर फॉर्म में। अगर मैं इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करूं, अगर मैं इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को काउंट करूं, बच्चे कहते हैं सर स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती क्या चीज है, ये मैं पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं बच्चों। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण बहुलकता क्या होती है, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द टोटल स्पिन ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल, किसी अणु या परमाणु के कुल चक्रणों के संभावित स्थानिक अभिविन्यासों की संख्या ही चक्रण बहुलकता कहलाती है। स्टूडेंट्स, एवरी सिस्टम वांट्स मोर रैंडमनेस, मोर ओरिएंटेशन, मोर मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि आपने हुंड के नियम पढ़े हो। हुंड में ये बोलता है कि अगर ये p ऑर्बिटल है, इसके अंदर आपको 3 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। जब हम छोटे होते थे इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, तो हम क्या करते थे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहां भर। सर ये मैंने सही किया क्या, नहीं किया, गलत किया। यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी डाउन आ गई, मतलब स्पिन की मल्टीप्लिसिटी यानी चक्रण की बहुलता कम है। यहां पर स्पिन के मैक्सिमम ओरिएंटेशन नहीं बन सकते। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम है। अगर मैं यहां क्या करता हूं कि इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन भरता हूं, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन भरता हूं, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन भरता हूं, तो डिफरेंट टाइप्स के ओरिएंटेशन बन सकते हैं। कभी ये इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, कभी ये इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, कभी ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, कभी इलेक्ट्रॉन यहां, मतलब अदला बदली चेंज इलेक्ट्रॉन का चलता रहता है। मतलब डिफरेंट टाइप्स की ओरिएंटेशन बनते रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्थानिक अभिविन्यास, मतलब ये स्थान अपना चेंज करते रहते हैं। इन स्थान को चेंज करने से, अपना डिफरेंट और स्पेशल ओरिएंटेशन बनाने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और सिस्टम मोर स्टेबल होता है। इसीलिए जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई होगी वो लो एनर्जी का होगा एंड स्टेबल, मोर स्टेबल होगा। जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी ना बच्चों, वो मैक्सिमम स्टेबल होगा एंड लो एनर्जी लेवल वाला होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना, कभी यहां आ रहा है, कभी यहां जा 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 रहा है, मतलब अपने स्पेस को बार बार चेंज कर सकता है। इट मीन उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई है। इस वाले केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी डाउन है। समझे बात को। तो हुंड ने ये बात बोली थी, इसीलिए तो
ईच एंड एवरी ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। बच्चों हर लाइन में कॉन्सेप्ट है, हर लाइन में बात है, हर लाइन में बेसिक बात है, मतलब आप सीखने वाले बनो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? 2s+1। एस का मतलब क्या होता है? स्पिन। स्पिन का मतलब होता है हाफ या हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, यानी अगर वो घूम रहा है क्लॉकवाइज तो होगा +½ अगर वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा? -½ समझे आप बच्चों बात को? तो इस तरीके से बात करने आ रहे हैं। अगर मैं इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी को काउंट करूं तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2s+1। s की वैल्यू क्या है यहां पर? s की वैल्यू निकालो। s की वैल्यू है s1 यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, s2 मतलब सेकंड 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, s1 का मतलब होता है +½ और उसका होता है -½ यानी प्लस माइनस माइनस। अगर इसको सॉल्व करें तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 की वैल्यू यहां पर टप कर दो। 2 इंटू 0 कितना होता है? 0 एंड +1 तो कितना आया? तो वैल्यू आ गई इसकी 1। मतलब हमें यहां पर 1 का मतलब यहां पर हमें क्या मिलती है? सिंगलेट ग्राउंड स्टेट मिलती है, जिसको मैं S0 से डिफाइन करता हूं, S0 से लिखता हूं। 0 मतलब होता है ग्राउंड, एस का मतलब सिंगलेट स्टेट। क्या मिलती है बच्चों? इसको मैंने सिंगलेट स्टेट दे दिया और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पड़े हैं। देखो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां बना दिया। ओके, तो इस तरीके से हमें यहां पर सिंगलेट ग्राउंड स्टेट मिलती है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट मिलती है। हाँ, ओके। अब बच्चों एक बात तुम बताता हूं मैं, हुआ क्या? लाइट की एनर्जी आई, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर लाइट रेडिएशन क्या हुए? इंसिडेंट हुए, प्रकाश की विकिरणें आपतित हुई और एक स्पेसिफिकली लाइट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। इस दोनों इलेक्ट्रॉन में एक स्पेसिफिक लाइट को एब्जॉर्ब करने की पावर है। अगर इसको वो स्पेसिफिक लाइट मिलती है, अगर वो स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट इसको दी जाती है, अगर उसने स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो नो डाउट इनमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। मान लो कि इसमें वन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। मान लो मैं ये बोलता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन जिस फॉर्म में पड़ा था उसी फॉर्म में ये एक्साइटेड स्टेट में ऐसे कैसे चला गया। ये अब ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रहा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां नहीं बचा, ये इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे जो है एक्साइटेड स्टेट में चला गया। मतलब जैसा इसका यहां पर स्पिन था उसी स्पिन में ये चला गया। अगर मैं अब इसकी एक्साइटेड स्टेट में इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूं तो बिल्कुल सेम आई, क्योंकि जैसे इस फॉर्म में जैसे यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जिस स्पिन में था उसी स्पिन में ये इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे चला गया। इसका मतलब इसकी स्पिन में कोई चेंज नहीं आया, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन चेंज कहां आया? चेंज ये आया कि ये जो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पड़ा था ये चला गया एक्साइटेड स्टेट के अंदर, है ना। लेकिन इन दोनों की जो स्पिन है वो एंटी पैरेलल है, यानी प्रति समानांतर है। एक तो ऐसे है, देखो एक तो ऐसे और एक ऐसे है, दोनों स्पिन कैसे है? एंटी पैरेलल है। और एंटी पैरेलल के अंदर अगर मैं इसकी काउंट करूं, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी काउंट करूं, बच्चों ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे कैसे यहां रख दिया मैंने और ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं ऊपर ले गया, है ना। आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई डाउट मत पालना मन में। आपको मैं बड़ी आराम से फटाफट करवा रहा हूं आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है और मैं कोशिश करूंगा कि आज जमलोस्की डायग्राम आपको कंप्लीट करवा दूं। उसके बाद लिखना कैसे, हाउ टू राइट, ये मैं बाद में बताऊंगा कि हाउ टू राइट, इसके नोट कैसे बनाए। आपने एक एक बात तो समझा तो दी, लेकिन इसको लिखे कैसे वो भी बताऊंगा, चिंता मत करना। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों आगे, ठीक है। अब मैं इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को काउंट करूं तो S1 के लिए क्या आ गई? +½ ये वाले आ गई +½ और S2 के लिए क्या आ गई? -½ है ना। अब दोनों को अपने आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम रहेगी। +½ और -½ को इस फॉर्मूले में पुटअप करो, यहां मैंने पुटअप किया हुआ है, तो क्या वैल्यू आएगी? 0 वैल्यू आएगी। इसका मतलब 0 वैल्यू आएगी। 0 वैल्यू को यहां पुटअप करेंगे तो क्या आएगा? सिंगलेट आएगा। लेकिन सिंगलेट कौन सी आएगी? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, जिसको मैं S1 से डिनोट कर, S0 से S1 हो गया। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जंप कर करके, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके उसी फॉर्म में ऐसे चला गया, है ना। ये इलेक्ट्रॉन उसी स्पिन में वैसे के वैसे जंप कर गया। इन दोनों के हिसाब से अगर मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी को काउंट करूं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज नहीं आया, है ना। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंज नहीं आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और एक्साइटेड स्टेट जो होती है हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। ये या तो ये जो हाईली अनस्टेबल स्टेट है, या तो ये आगे क्या करेगा? P4 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी को ऑर्गेन करेगा, और ये क्या करेगा? ये
इलेक्ट्रॉन रेडी है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है रेडी है फॉर रिएक्शन, ये फटाफट क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा और P4 प्रोडक्ट बना लेगा। नहीं तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज करता हुआ वापस आ जाएगा और अपने यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस अपनी एनर्जी को रिमूव करता हुआ उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो दो तरीके हैं इसके पास, इसके बाद दो मेथड है, या तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी को और गेन करे और P4 क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे, उत्पाद बना दे, या फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी को रिमूव करता हुआ क्या आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बनती है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, सॉरी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये बनती है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। अब मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन और एनर्जी को गेन करता है और इस वाली स्टेट में आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को गेन करता है और इस वाली स्टेट में जाता है, तो हमें क्या मिलती है, सिंगलेट सेकेंड सिंगलेट स्टेट मिल जाती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन और एनर्जी को गेन करके हायर लेवल पे चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, तो हमारे पास तृतीय यानी थर्ड सिंगलेट स्टेट हमें मिल जाती है। इस तरीके से हमें तीन बनानी है, बस ज्यादा नहीं बनानी। इस तरीके से हमें ये एक सिंगलेट फर्स्ट सिंगलेट स्टेट मिलती है, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड वन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। यानी प्रथम ये क्या मिलती है हमें, प्रथम एकक उत्तेजित अवस्था, द्वितीय एकक उत्तेजित अवस्था, तृतीय एकक उत्तेजित अवस्था। ये हमें तीन से चार उत्तेजित अवस्थाएं मिलती हैं। ग्राउंड स्टेट से हम चले थे और यहां पर मिल गए हम हायर स्टेट एंड देन हायर स्टेट एंड देन हायर स्टेट। इस तरीके से हम मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्पिन में कोई चेंज नहीं आया, तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सभी में क्या मिलेगी, सिंगलेट 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 मिलेंगे, लेकिन एक सिंगलेट जो होगा वो होगा हायर स्टेट, उससे अगले वाला सिंगलेट जो होगा वो उससे हायर स्टेट होगा, और उससे अगले वाला जो सिंगलेट होगा, नेक्स्ट सिंगलेट जो होगा, वो हायर टू हायर स्टेट में वेरी करता रहेगा। और आपको बताया कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये हायर एनर्जी लेवल है, और हायर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ये फटाफट क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ये इलेक्ट्रॉन फटाफट क्या हो जाएगा, वापिस आ जाएगा। बच्चों यहां तक बात समझ में आई आपको, जल्दी बोलो फटाफट। ये मैंने तीन स्टेट बना दी सिंगलेट स्टेट। अब होता क्या है बच्चों, सुनते जाना, साफ साफ ईमानदारी से सुनते जाना। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं फटाफट, बच्चों सुनते जाना एक बारी, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, मान लो जब हुआ क्या कि इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया, इसको एनर्जी दी 1 फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन फ्लिप करने के बजाय अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्लिप कर गया। मान लो ये इस तरीके से क्या होगा, फ्लिप कर गया। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और इसको मैंने एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्लिप मार गया, ऐसे कर गया, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये साफ हो गया। ओके, तो अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एंटी पैरेलल से पैरेलल में कन्वर्ट हो गए, यानी प्रति समानांतर से समानांतर हो गए। दोनों की समानांतर, इसका मतलब दोनों का स्पिन चेंज हो गया टू ईच अदर। अगर दोनों का स्पिन चेंज होगा तो दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर इसकी मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी काउंट करूं तो S प्लस हाफ, और इसकी क्या आ जाएगी, माइनस हाफ आ जाएगी, है ना, सॉरी प्लस हाफ आ जाएगी दोनों की। अगर मैं दोनों को सम करूं तो क्या आएगा, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट। प्लस हाफ यानी 1 आ गया S की वैल्यू। अगर मैं S की वैल्यू यहां पुटअप करूं तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यानी 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, इसका मतलब मुझे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या मिलती है, यहां पर मुझे क्या सिग्नल मिलता है, यहां पर मुझे ट्रिपलेट सिग्नल मिलता है, ट्रिपलेट मिलती है। मतलब ट्रिपलेट की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो हाई होती है कंपैरेटिवली सिंगलेट स्टेट। इसका मतलब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई है बच्चों, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई है। मैंने आपको बताया था कि जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई होती है वो खुद जो होता है लो एनर्जी का होता है एज कंपेयर टू सिंगलेट। ओके, लो एनर्जी का होता है, इसका मतलब ये मोर स्टेबल होगा। इट इज क्वाइट स्टेबल देन सिंगलेट स्टेट। इट इज ए मोर स्टेबल देन, नोट कर लो बच्चों इसको, मोर स्टेबल देन किससे, सिंगलेट स्टेट से। अगर मैं वही डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करूं और इस तरीके से इसकी मैं डायग्राम बनाऊं, देखो बच्चों बनाने जा रहा हूं मैं, ये हमने पहले 3 सिंगलेट स्टेट बना ली थी अपने, और उसको ड्रॉ करने जा रहा हूं दोबारा, फटाफट देखते जाओ बच्चों। इसको एस नोट मैंने बोला था, इसको बोला था ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, कौन सी फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली और ये थर्ड वाली। और इसमें से आपको क्या मिलती है, अगर वो एंटी पैरेलल फॉर्म में आ जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्लिप मार करके ये क्या जाता है, पैरेलल फॉर्म में आ जाता है ऐसे,
तो पैरेलल फॉर्म में आ गया, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, हाई होगी, और हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी के कारण इसमें हमें जो हमें सिग्नल मिलता है वो मिलता है ट्रिपलेट मिलता है। ट्रिपलेट मतलब ये कौन सा ट्रिपलेट है, ये फर्स्ट ट्रिपलेट है। अगर इसने और एनर्जी को गेन किया तो ये और हायर एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, है ना। तो यहां पर हमें कौन सी मिलेगी, यहां पर हमें सेकंड वाली ट्रिपलेट स्टेट मिलेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन और एनर्जी को गेन करेगा तो और हायर एनर्जी में चला जाएगा, और हमें क्या मिलेगी, थर्ड ट्रिपलेट स्टेट मिलेगी, T1 टू T2, T2 टू T3, T3, है ना। इसको बोलते हैं प्राथमिक त्रिक अवस्था, द्वितीयक उत्तेजित त्रिक अवस्था, तृतीयक उत्तेजित त्रिक अवस्था, यानी थर्ड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, सेकंड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, यानी फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। इस तरीके से हमें ये स्टेट्स मिलती हैं इलेक्ट्रॉन के स्पिन के हिसाब से। बच्चों बात समझ में आई आपको, जल्दी बोलो फटाफट। ये इलेक्ट्रॉन का सारा खेल है, इलेक्ट्रॉन का। यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे मिलता है, एंटी पैरेलल होता है, यहां पर कैसे होता है, पैरेलल होता है। बच्चों इस तरीके से हमें एक डायग्राम ड्रॉ करने को मिल जाता है, और इलेक्ट्रॉन का फिनोमेना हम यहां ऐसे दिखाते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्लिप कर करके ऐसे के ऐसे ही चला जाता है, एंटी पैरेलल फॉर्म में चला जाता है, तो हमें ये वाली स्टेट मिलती है, सिंगलेट, फर्स्ट, सेकंड सिंगलेट, थर्ड सिंगलेट। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्लिप मार करके ऐसे चला जाता है, ऐसे, है ना, और ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल हो गया, यानी समानांतर हो गया, तो हमें इस तरीके से तीन स्टेट मिलती है। ये इस तरीके से, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता क्यों है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में इसलिए जाता है ताकि उसको क्या बनाना है, एक्साइटेड स्टेट में जाकर के उसे क्या करना है बच्चों, उसे केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना है, और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करके उसको P4 प्रोडक्ट बनाना है। अगर वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो वो वापस लौट आएगा। तो इस तरीके से ये बनता है। ओके, अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब मैं तुम्हें आगे बताने जा रहा हूं, फटाफट सुनते जाना बात को। ये देखो, अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक्साइटेड स्टेट से चला तो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट स्टेट में चला गया, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन का सिंगलेट स्टेट से उसकी एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में चला जाना, यानी फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में चला जाना, इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। ओके, इसको, इस फिनोमेना को बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। मान लो अब मैं कहता हूं कि ये फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से सेकंड सिंगलेट स्टेट में यही वाला सेम इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसको बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन। क्या बोलेंगे इसको, इस फिनोमेना क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनल कन्वर्जन बोला जाता है। ओके, इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, अब हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला तो गया। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, या तो वो बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। अगर वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा तो वो ज्यादा देर तक वहां रुका नहीं रह सकता। आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ टाइम का मतलब कुछ बहुत ही कम समय के अंदर ये इलेक्ट्रॉन वापस लौट आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस लौटेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस, ये क्या होगा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आएगा। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, इसके पास दो तरीके हैं वापस आने के लिए। वो दो तरीकों की बात करने जा रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको ध्यान देना, जो बातें मैं बोल रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये दो तरीके से आ सकता है, या तो ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से है, लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, और ये क्या करता है, अगर ये एनर्जी को एज ए हीट क्या करता है, रिलीज करता हुआ आता है, एज ए उष्मा के रूप में अपनी ऊर्जा को त्यागता हुआ आता है। तो ऐसे फिनोमिना को बोलते हैं नॉन रेडिएटिव डिके, यानी विकिरण रहित डिके बोलते हैं इसको। विकिरण रहित क्षीण होता है, मतलब इसमें कोई विकिरण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन था हायर एनर्जी स्टेट से उच्चतम ऊर्जा स्तर में गया, और अपनी उच्चतम ऊर्जा स्तर में ये हाईली अत्यधिक अस्थायी होने के कारण या तो ये बना लेगा प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट नहीं बना पाया, उत्पाद नहीं बना पाया, तो ये क्या करेगा, अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता हुआ उष्मा के रूप में, एनर्जी को एमिट करता हुआ एज ए हीट, अगर ये वापस आता है तो इसको बोलते हैं नॉन रेडिएटिव डिके बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विकिरण रहित, क्या बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं। इसको बोलते हैं नॉन रेडिएटिव डिके, जिसका मतलब होता है इंटरनल कन्वर्जन। इसी को बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। यानी अगर ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से
फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन, और वापस लौट के आता है एज ए हीट की फॉर्म में, अगर उष्मा के रूप में ऊर्जा को त्यागता हुआ आता है, एज ए हीट एनर्जी को एमिट करता हो, तो इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। बच्चों बात समझ आई? और इंटरनल कन्वर्जन कैसा होता है? ये नॉन रेडिएटिव डिके होता है, विकिरण रहित क्षीण होता है ये। समझे बात को समझ आई बच्चों बात? अब मान लो, अब होता क्या है, एक सेकंड तरीका, ये तो हमारा तरीका फर्स्ट तरीका ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हुआ। अगर वो सेकंड तरीके में क्या आता है बच्चों? सेकंड तरीके में अगर वो एज ए लाइट को एमिट करता आता है, अपनी एनर्जी को, वन फोटोन को रिमूव करता है जो उसने गेन किया था, अगर वो लाइट की फॉर्म में यानी प्रकाश की फॉर्म में यानी विकिरण की रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करता हुआ वापस लौटता है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ, यानी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ लाइट रेडिएशंस को एमिट करता वापस आता है, तो ऐसे डीके को बोलते हैं, मतलब डीके मतलब होता है उसमें कमी आ रही है, डीके को बोलते हैं रेडिएटिव डीके, यानी विकिरण युक्त डीके, विकिरण युक्त क्षीण हो रहा है उसका। समझ आइए बच्चों बात? विकिरण को त्यागता हुआ आ रहा है, तो ऐसे बोलते हैं रेडिएटिव डीके। तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, दो संभावनाएं होती है इलेक्ट्रॉन की, या तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उष्मा के रूप में, या इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को विकिरण के रूप में त्यागता हुआ आता है। दो हमारे पास संभावनाएं होती हैं, या तो एज ए हीट को वो एनर्जी को रिमूव करता है, या एज ए लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिमूव करता है। अगर वो एज ए हीट करता है तो बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन, यानी आंतरिक परिवर्तन, हिंदी बोले तो आंतरिक परिवर्तन। अगर वो रेडिएटिव डीके की फॉर्म में करता है तो उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस, और फ्लोरोसेंस का फिनोमेना होता है कि ये काफी कम समय के अंदर फटाफट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भाग करके वापस आता है, फटाफट भाग करके आता है वापस। समझे बात को बच्चों? बात को समझे? अगर इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है तो भी इंटरनल कन्वर्जन है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है तो भी इंटरनल कन्वर्जन है। बच्चों ये बात फिनोमेना समझना बहुत जरूरी है। ओके, इसको, ये हमारा फिनोमेना हुआ। अब मान लीजिए हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन चला गया एक्साइटेड स्टेट के अंदर, यहां आ गया इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, और इलेक्ट्रॉन वापिस अगर वापिस जो है सिंगलेट स्टेट से ट्रिपल स्टेट की तरफ जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है सिंगलेट स्टेट से ट्रिपल स्टेट की तरफ जाता है, क्योंकि मैंने बताया हुआ कि ट्रिपल स्टेट जो होती है वो लो एनर्जी लेवल की होती है एज कंपेयर टू सिंगलेट स्टेट। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन क्या, वो फ्लिप मार करके, ये इलेक्ट्रॉन फ्लिप मार गया और ये फ्लिप मार करके इस स्टेट में आ गया, ऐसे आ गया, तभी तो बनती है ट्रिपलेट स्टेट। समझ आइए बच्चों बात? ये इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में है और यहां पर नीचे इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में पड़ा है, तभी तो बनती है। ये क्या बनती है? सिंगल स्टेट बनती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लिप मार के ऐसे आ गया, टर्न कर गया, इसकी डायरेक्शन घूम गई, तो कौन सी स्टेट बन गई? ट्रिपलेट स्टेट में आ गया। और ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद ये हायर टू लो एनर्जी में आया, और हायर टू सिंगलेट हायर स्टेट से ट्रिपलेट हायर स्टेट में आने को, इसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? इंट्रा सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं, यानी आंतरिक तंत्र लंघन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? आंतरिक तंत्र लंघन बोलते हैं, इसको बोलते हैं। यानी अगर सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में एंटर होता है, उसके कोरस्पोंडेंस, यानी यहां पर कौन सी है? ट्रिपलेट सिंगलेट स्टेट, थर्ड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से थर्ड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में एंटर होता है, तो उसको बोलते हैं आईएससी। इस फिनोमेना को बोलते हैं आईएससी। अगर मान लो यहां से आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, फ्लिप मार के ऐसे आ रहा है, तो इसको बोलेंगे अपने आईएससी। समझे? अगर यहां से आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? यहां से, तो इसको बोलेंगे आईएससी। बच्चों बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं आईसी। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, इसको बोलते हैं आईसी। अब कैसे आईसी और कैसे आईएससी, इसको मैं सारों को समराइज करने वाला हूं। रुको एक बारी। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहां आ गया फ्लिप मार करके, जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन आया था फ्लिप करता हुआ ऐसे सबसे डाउन वाली जो उसकी फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आ गया। जब यहां इलेक्ट्रॉन आता है और जब यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लिप मार करके वापस यहां आ जाता है इस ग्राउंड स्टेट में, अगर इस ग्राउंड स्टेट में आता है तो दो तरीके से अपनी एनर्जी को रिलीज करता हुआ आता है। एक तो तरीका है इसके पास कि ये एज ए हीट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करे, है ना, एज ए हीट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करे, जो कि हम पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं अपने नॉन रेडिएटिव मेथड। एक तरीका क्या है कि अगर वो एज
एज ए लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिमूव करता है, एज ए लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिमूव करता है। और आपको बात पता है कि ट्रिपलेट स्टेट जो होती है वो सिंगलेट स्टेट से ज्यादा स्टेबल होती है, मोर क्वाइट स्टेबल होती है। तो स्टेबल होने के कारण आपको बात पता है कि इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए यहां रुकेगा। इसका मतलब अगर हम कंपैरिजन करें बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इलेक्ट्रॉन एक तो यहां पड़ा है, एक मिनट रुको, इलेक्ट्रॉन हमेशा इसमें इस फॉर्म में रहेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है। मुझे आप बताओ चैट सेक्शन के अंदर कि यहां पर इलेक्ट्रॉन लंबे टाइम तक रुकेगा या यहां पर इलेक्ट्रॉन लंबे टाइम तक रुकेगा? जल्दी बताओ। शाबाश। हाँ, सिंगलेट स्टेट इज द लेस स्टेबल कंपैरेटिवली ट्रिपलेट स्टेट, क्योंकि सिंगलेट स्टेट जो होती है वो हायर एनर्जी लेवल वाली होती है और हायर एनर्जी लेवल वाली स्टेट जो होती है हाईली अनस्टेबल होती है। तो इलेक्ट्रॉन फटाफट भाग करके नीचे आ जाएगा विद फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यानी कुछ ही समय में, बहुत ही कम समय में नीचे आ जाएगा। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन कुछ समय तक रुकेगा और कुछ समय तक रुकने के बाद वापिस आएगा। और इसी ठहराव के कारण जो यहां पर अगर वो लाइट को एमिट करता है, अगर वो एमिट करता है वापस आते हुए लाइट को एमिट करता है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं, है ना बच्चों। ये सारी टर्म्स क्या होंगे, सारी की सारी सर आपने क्या करवा दिया, सारा क्या हो गया, गुचमुच हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। अब मैं तुम्हें इसकी सारी टर्म्स को क्या करवाने जा रहा हूं, सारी टर्म्स को मैं तुम्हें एक सिस्टम में करवाने जा रहा हूं। ये देखो आपके सामने डायग्राम, ये देखो बच्चों डायग्राम आ गया आपके सामने, ये देखो। अब आपके सामने क्लियर कट जैबलोव्स्की डायग्राम आ गया। आपने क्या करना है, मैंने सिंपल सी बात समझाई थी कि अगर यहां पर दो इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों क्या स्पिन अपोजिट में पड़े हैं, पेयर्ड फॉर्म में पड़े हैं, तो हमें यहां मिलती है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ये पूरी की पूरी मैंने क्या बना दी, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की फॉर्म में हमें क्या मिलता है, सिंगलेट मिलता है, जो कि एज ए ग्राउंड स्टेट में है, जो कि लो एनर्जी लेवल पे है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जंप करके अपनी उसी स्पिन में ऊपर चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, तो हमें क्या मिलता है, यहां पर सिंगलेट स्टेट मिलती है, जो कि इससे एक्साइटेड फॉर्म में होती है ना। अब मान लीजिए यही इलेक्ट्रॉन क्या किया, थोड़ी सी एनर्जी को गेन किया और वापस उसी स्पिन में चला गया, तो हमें कौन सी मिलती है, हमें मिलती तो सिंगलेट स्टेट ही है। अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करके इसका निकालू S प्लस हाफ, इसका निकालू S माइनस हाफ, दोनों को प्लस करूं और फिर मल्टीप्लिसिटी वाले फॉर्मूले में पुटअप करूं, तो मुझे ये मिल जाता है ना। और मान लीजिए ये भी थोड़ी सी एनर्जी को गेन किया और ये उससे ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो हमें कौन सी मिलती है, मिलती तो हमें वही सिंगलेट स्टेट है। लेकिन ये है फर्स्ट सिंगलेट स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, ये ट्रिपलेट थर्ड एक्साइटेड स्टेट मिलती है, कौन सी, सिंगलेट वाली, है ना। तो ये तरीका होता है। या अगर ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ये वाले, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लिप मार करके दोनों के दोनों क्या हो गए, पैरेलल फॉर्म के अंदर यहां चले जाते हैं। पैरेलल फॉर्म के अंदर, अगर ये पैरेलल फॉर्म के अंदर समानांतर की फॉर्म में चले जाते हैं, तो अगर मैं दोनों को काउंट करूं, दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूं, दोनों की स्पिन को जोड़ करके, यहां आएगा स्पिन प्लस हाफ, यहां क्या आएगा प्लस हाफ। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 1 आ गया, S की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, टोटल स्पिन की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अगर उसको मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूले में पुटअप करूं तो वैल्यू क्या आती है, मुझे सिंगलर कैसा मिलता है, ट्रिपलेट मिलता है, जो कि कैसी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। लेकिन एज कंपेयर टू इसकी एनर्जी सिंगलेट स्टेट से लो होती है, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है। जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है उसके पास मोर ओरिएंटेशन होते हैं, उसके पास मोर रैंडमनेस होती है इलेक्ट्रॉन को इधर उधर करने की। जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकते हैं मैक्सिमम फॉर्म के अंदर, तब वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा और इटसेल्फ क्या हो जाएगा, वो लो एनर्जी लेवल का हो जाएगा। बच्चों बात समझ आई आपको। तो ये बन गई ट्रिपलेट। अगर यही इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, थोड़ी सी एनर्जी गेन किया और ऊपर चला गया, फिर और ऊपर चला गया, इस तरीके से हमें क्या मिलती है, ट्रिपलेट, फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड वन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट मिल जाती है। इस तरीके से हमें ये डिफरेंट टाइप्स की सिंगलेट स्टेट्स और ट्रिपलेट स्टेट मिल जाती है। अब आती है बात इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन ने क्या करता है, यहां पर कौन सा फिनोमेना दिखा रहा है, यहां पर देखो कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को गेन करता है, एब्जॉर्प्शन शो करता है। इलेक्ट्रॉन S नोड से S1 जा रहा है और S नोड से S2 जा रहा है और S नोड से S3 जा रहा है। ये डिपेंड करता है कितनी ज्यादा एनर्जी को गेन कर रहा है। अगर वो कम एनर्जी को गेन कर रहा है तो वो ग्राउंड स्टेट से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में जाएगा। अगर वो ज्यादा एनर्जी को गेन कर रहा है तो ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अगर वो ज्यादा एनर्जी को गेन करता है तो ग्राउंड स्टेट से थर्ड
सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब बात आती है, इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इट इज इंटरनल कन्वर्जन। अब इसको इंटरनल कन्वर्जन को मैं थोड़ा और आपको इलेबोरेट करता हूं। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो आ गया हायर स्टेट में आ गया, है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है हायर स्टेट में आ गया। आपको पता है कि स्पिन ये होता है। बच्चों सारी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? टाइम ज्यादा लग रहा है आपका? ये इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन आपको बताया या तो ये थोड़ी सी एनर्जी को गेन करे और P4 प्रोडक्ट बना ले, लेकिन ये P4 प्रोडक्ट नहीं बना पाता, तो ये हाईली अनस्टेबल है। फटाफट या तो प्रोडक्ट बना करके ये स्टेबल हो जाए। अगर ये प्रोडक्ट नहीं बनाता तो ये हायर एनर्जी से लो एनर्जी लेवल में जाएगा, S3 से S2 में आएगा, और S3 से S2 में आना, इस फिनोमेना को बोलते हैं आंतरिक परिवर्तन, यानी इंटरनल कन्वर्जन। जो कि कैसी फॉर्म है? ये सिर्फ और सिर्फ हीट को रिमूव करता हुआ आ रहा है, इसलिए इसको बोला इंटरनल कन्वर्जन। कैसी फॉर्म में आ रहा है? हीट को रिमूव करता हुआ आ रहा है, इसलिए इसको बोल दिया गया इंटरनल कन्वर्जन। ये देखो S2 से S1 इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है। अगर यहां, ठीक है, और यहां भी आएगा तो भी ये इंटरनल कन्वर्जन करेगा, अगर ये एज ए हीट की फॉर्म में एनर्जी को रिमूव करता है, एमिट करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एज ए हीट की फॉर्म में ये एनर्जी को रिमूव नहीं करता और एज ए लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिमूव करता है, एमिट करता है, उत्सर्जित करता है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस जो फिनोमेना होता है काफी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में होता है। तुम कहो सर ये फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस होते क्या? ये बाद में आएंगे, चिंता मत करना। फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस बाद में टॉपिक क्लियरली मैं तुम्हें समझाऊंगा। फ्लोरोसेंस जो और फॉस्फोरेसेंस में डिफरेंस क्या हुआ सर? क्योंकि फ्लोरोसेंस जो है ये फिनोमेना काफी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, बहुत लेस फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाता है, यानी बहुत ही कम समय के अंदर ये पूर्ण हो जाता है, और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि आपको पता है कि ट्रिपलेट स्टेट जो होती है वो हाईली स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिंगलेट स्टेट। तो सिंगलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन कभी भी लंबे टाइम तक नहीं रुकता, फटाफट भाग करके नीचे आ जाता है, और ये लाइट को एमिट करता हुआ आता है, इसलिए इसको बोल दिया फ्लोरोसेंस। अगर ओके बच्चों बात समझ आई? ये होता है फ्लोरोसेंस, ये होता है इंटरनल कन्वर्जन। अगर मान लीजिए अब वो इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये जा रहा है एक्साइटेड स्टेट में, फिर यहां से यहां जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लिप मारता हुआ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन फ्लिप मार करके यहां आ जाता है, फ्लिप मार करके यहां आ जाता है और लो एनर्जी लेवल में आ जाता है, इसलिए फ्लिप को चेंज कर लिया, अपना स्पिन चेंज कर लिया, है ना। अब ये दोनों के दोनों स्पिन कैसे हो गए? ये दोनों स्पिन कैसे हो गए? पैरेलल हो गए, यानी समानांतर हो गए। लेकिन ये कौन सी हायर एनर्जी लेवल से आया है? सिंगलेट वाले से आया है। कहां? ट्रिपलेट में। अगर सिंगलेट से ट्रिपलेट में यानी S3 से T3 में आता है, उसके कोरस्पोंडेंस आता है ना, उसकी संगत में आता है, तो उसकी संगत अगर वो नीचे आता है, डाउन आता है, अपनी एनर्जी को रिमूव करता हुआ एज ए हीट अपनी एनर्जी को रिमूव करता हुआ आता है, तो उसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं, यानी आंतरिक तंत्र लंघन कहा जाता है। उसी तरीके से S2 से T2, उसी तरीके से S1 से T1 में आता है। लेकिन जैसे T1 से अगर वो T1 से अपनी एनर्जी को लाइट की फॉर्म में रिमूव करता हुआ आता है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। लेकिन फॉस्फोरेसेंस में केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यहां पर थोड़े समय के लिए रुकता है, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म है एज कंपेयर टू सिंगलेट स्टेट। सारी कहानी समझ में आई बच्चों? ये फिनोमेना होता है। ये देखो दो प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। ये है क्या? जैब्लोवस्की डायग्राम है क्या? एक प्रकार का मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन है। सर ट्रांजिशन करवाते क्यों है? ट्रांजिशन जब तक नहीं करवाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन जब तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं आएगा तब तक वो अपना ये वाला ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ये वाली जो ये है ना, ये जो इसका जो ये वाला तरीका है, ये अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को जब तक ये पार नहीं करेगा, बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। जब तक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो हमारा फायदा क्या होगा? इंडस्ट्री में हमें प्रोडक्ट ये होते हैं, उद्योग धंधों में जब तक उत्पाद नहीं बनेगा तब तक हमारा फायदा नहीं होगा। तो जैब्लोवस्की डायग्राम कैसे, और जैब्लोवस्की डायग्राम हमारे लिए फायदेमंद क्यों है? क्योंकि जैब्लोवस्की डायग्राम सिलेक्टिविटी को एनहांस करता है ड्यू टू ट्रांजिशन इन फोटोकेमिस्ट्री। अगर फोटोकेमिस्ट्री में ये मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन ना हो, मैं जैब्लोवस्की डायग्राम को अगर वन वर्ड में डिफाइन करूं, इट इज ए मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन। तुम इसको एक और लगा के लिख लो, इसको मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन भी बोलते हैं। अगर ये ट्रांजिशन ना हो, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ना आए तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन सर इसका फायदा क्या है फोटोकेमिस्ट्री की बिहाफ पे? इसमें फायदा यह है कि आप फ्लेक्टिवली आप चयनात्मक रूप से किसी भी रिएक्टेंट को किसी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सिलेक्टिविटी मिलती है, इसलिए ये ज्यादा फायदेमंद है। फोटोकेमिस्ट्री इज ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम।
और इसमें काफी दो तरीके की ट्रांजिशन होते हैं, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, विकिरण रहित संक्रमण। पहला होता है आंतरिक परिवर्तन, इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन, इसको बोलते हैं आईसी, है ना, इसको बोलते हैं आईएससी यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इसको बोलते हैं अंतरालंघन तंत्र। ये हम पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एक होता है सेकंड वन होता है रेडिएटिव ट्रांजिशन, विकिरण युक्त संक्रमण, जिसका दो तरीके होते हैं, एक होता है फ्लोरोसेंस जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिदीप्ति, और एक होता है फॉस्फोरेसेंस जिसको बोलते हैं हिंदी में स्फुरदीप्ति। अब ये प्रतिदीप्ति क्या होते हैं, स्फुरदीप्ति क्या होते हैं, ये मैं बताता हूं कि सारा खेल टाइम क्या है। अगर बहुत कम समय में होता है तो उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस, अगर थोड़ा टाइम लगता है उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। ये लाइट को एमिट करता है, इस फिनोमेना को। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये मैं इसके लिए एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा कि व्हाट इज फ्लोरोसेंस, व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस, इसमें मैं अलग से टॉपिक बना करके तुम्हें समझाऊंगा। बच्चों बात समझ में आई, सारी बात, कहानी समझ में आई सारी, जल्दी बोलो फटाफट, टाइम हो गया है काफी। बच्चों सारी कहानी समझ में आई आपको, जल्दी बोलो चैट सेक्शन के अंदर। जो बच्चे वीडियो बाद में देख रहे हैं, ये देखो पूरा का पूरा जैबलोव्स्की डायग्राम मैंने बना दिया है। अगर आपको इससे स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लेकर के जैबलोव्स्की डायग्राम बना सकते हो। ये एकदम राइट डायग्राम है। अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में आपको इतना बढ़िया बनाया हुआ नहीं दिखेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सारी टर्म्स मैंने बता दी आपको। अगर तुम कहो कि सर ये जैबलोव्स्की डायग्राम काम क्या आता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन करवाने में काम आता है। जब तक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा तब तक हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मान लो सर हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता तो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में अपने आप की अपनी इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है। हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा। तो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आते वक्त वो दो तरीके से अपनी एनर्जी को रिलीज करता हुआ आता है, एक तो हीट की फॉर्म में, एक लाइट की फॉर्म में। अगर वो हीट की फॉर्म में करता है उसको बोलते हैं इंटर क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। अगर S3 से S2 से S1 उसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। अगर वो अपनी लाइट को अपनी एनर्जी को एज ए हीट रिमूव करता है S3 से T3 की तरफ तो उसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं। अगर वो लाइट को एज ए एनर्जी को लाइट की फॉर्म में रिमूव करता है S1 से S0 की तरफ तो उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। अगर वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिमूव करता आता है T1 से S0 की तरफ तो उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। ये सारा फिनोमिना ये हमारा जैबलोव्स्की डायग्राम कंप्लीट हुआ। इसको बच्चों नोट कर लो, ये तरीका है। बच्चे कहते हैं सर नोट कैसे बनाए, ये नोट्स मैं तुम्हें बनाने सिखाऊंगा, आप चिंता मत करना। आगे लेक्चर में आपको सारे नोट्स मिलेंगे, आपको प्रॉपरली नोट्स मिलेंगे। आगे लेक्चर में आपको ये चीज मिलने वाली है कि सर नोट कैसे बनाए, हाउ टू राइट, हाउ टू ड्रॉ। मैं हाउ टू ड्रॉ करवा चुका हूं बच्चों, कैसी डायग्राम को ड्रॉ करो मैं बता चुका हूं आपको। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर, बाय बच्चों, थैंक यू बच्चों। आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिल चुकी है आज। जो बच्चों चैट सेक्शन के अंदर बताओ तुम्हें सारी बातें समझ में आई, जल्दी बोलो फटाफट।